यह जो सवाल उठ रहा है कि ईरान के इस युद्ध में अमेरिका का जो भी मिशन था, क्या वो सारे मिशन अमेरिका ने हासिल कर लिया, या अमेरिका को डर लग गया, या अमेरिका कमज़ोर पड़ रहा है? क्या है ऐसा कि अमेरिका एक तरह से कहिए कि एक तरफा युद्ध विराम या अपने आक्रमण को लगभग बंद कर दिया? तो ये जो सवाल है कि अमेरिका ने क्या अपने सारे मिशन हासिल कर लिए, इसीलिए वो युद्ध से पीछे हट रहा है? तो इसे आइए हम समझते हैं। तो देखिए, अमेरिका का जो मिशन था वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, ईरान का रिजीम चेंज, इसे हम यदि इसको बात करें तो हम समझ सकते हैं कि उसने क्या हासिल कर लिया और क्या हासिल नहीं हो सकता है, या अमेरिका को संभव नहीं लगता, इसलिए अब उसे लग रहा है कि युद्ध और लंबा खींचने का कोई अर्थ नहीं है। तो देखिए कि अमेरिका जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है, आप कह सकते हैं कि उसे लगभग उसने खत्म कर दिया है। ईरान के पास जो सबसे उन्नत रूस निर्मित S-300, जैसे हमारे देश में S-400, उसका और एडवांस वर्जन है, तो रूस निर्मित जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके लगभग सभी मुख्य बैटरी और रडार को अमेरिका के आक्रमण में नष्ट किया जा चुका है। और यही कारण है कि इजराइल का या अमेरिका का जो हवाई ऑपरेशन है वो लगभग आसान हो गया है। तो कोई भी रक्षा प्रणाली पूरी तरह 100% तो खत्म नहीं होता, लेकिन वह उस स्थिति में पहुंच गया है जहां आज ईरान अमेरिका के और इजराइल के हवाई हमलों के लिए वह बहुत अधिक संवेदनशील हो गया है। और यही कारण आप देखेंगे कि जो ईरान के द्वारा अमेरिका के फाइटर प्लेन्स या फ्यूल रिफिलिंग प्लेन्स पे जो अटैक में जो सटीक टारगेट का यदि आप परसेंटेज देखेंगे तो 1% से भी कम है। दुनिया के किसी भी वार का आप स्टडी कर लें तो वो जितना रहता है एक मजबूत सेना का, उसके आसपास है। तो यह क्यों संभव हुआ? क्योंकि अमेरिका ने उसके एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले कमजोर किया, नष्ट किया, या उस स्थिति में पहुंचा दिया कि जहां ईरान अत्यधिक संवेदनशील हो गया है हवाई हमलों के लिए। तो हवाई जो सुरक्षा पर है वो ईरान का काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है, या कहिए कि नष्ट कर दिया गया है। ईरान की जब नौसेना की बात करें तो लगभग 154 नौसैनिक जहाज या तो नष्ट कर दिए गए हैं या डुबो दिए गए हैं अमेरिका के और इजराइल के द्वारा। चाहे वह जाहिद सोलेमानी हो, आयरिस मार्करम हो जो फॉरवर्ड बेस शिप है, ये सारे 90% से अधिक उसकी नौसैनिक संपत्तियां नष्ट कर दी गई हैं, डुबो दी गई हैं। और ईरान के 2/3 से अधिक नौसैनिक उत्पादन केंद्रों को, शिपयार्डों को, नौसैनिक मुख्यालयों को नष्ट किया जा चुका है। आधारभूत ढांचा का जहां तक सवाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गंभीर नुकसान हुआ है। और 2 सबसे बड़े जो ईरान के स्टील कारखाने हैं उस पे बहुत सटीक आक्रमण से उसे नुकसान पहुंचा। एक प्रमुख बिजली संयंत्र नष्ट किए जा चुके हैं। अब परमाणु ठिकानों की क्या स्थिति है? तो ईरान के 3 मुख्य परमाणु केंद्र हैं, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ये तीनों परमाणु केंद्रों पे 330 से अधिक सटीक मिसाइलों से हमला से गंभीर नुकसान हुआ है। वैसे कहा जा रहा है कि उसके सारे जो मिसाइल प्रोग्राम की तरह ही उसके जो परमाणु ठिकाने हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत गहरे में बनाए गए हैं, लेकिन उसको जो नुकसान पहुंचा है उससे ईरान अपने परमाणु केंद्रों को फिर से सुचारू करने में बरसों लग सकते हैं या दशकों लग जाएंगे। यूरेनियम इनरिचमेंट यदि ईरान 60% से अधिक कर चुका है तो उसे बम में कन्वर्ट करना, न्यूक्लियर बम में कन्वर्ट करना, वह भी अब आसान नहीं रहेगा। तो जो सैनिक टारगेट थे अमेरिका का और इजराइल को जो
ईरान के इस सैनिक ताकत से, उसके इस मिसाइल प्रोग्राम से, उसके इस न्यूक्लियर प्रोग्राम से जो इमिडेंट कहा जाता है डेंजर, वो माने दशकों के लिए इजराइल को सुरक्षित किया जा चुका है। अब अमेरिका को यह लगता है कि जो सैनिक ऑब्जेक्टिव थे वो मिशन का काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है अमेरिका ने। जो उसके मिशन का जो सबसे, आप कहिए कि इसके साथ ही उतना ही महत्वपूर्ण उसके मिशन का हिस्सा था कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज करना। रिजीम चेंज के लिए आयतुल्ला फर्स्ट डे ही अटैक के उसके धार्मिक प्रमुख आयतुल्ला खोमेनी को मार दिया गया, परिवार के मेंबर्स मारे गए, उसके बेटे को भी गंभीर रूप से घायल किया गया। बहुत सारे महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं। ठीक है कि ईरान ने अपने पूरे डिफेंस को कहा जा रहा है कि 30 अलग अलग रीजनल सेंटर्स में बांटा हुआ, हर रीजनल सेंटर का कमांडर है और पूरी एक हायरार्की है, एक के बाद दूसरा कमांड संभाल लेता है। इसलिए जितने भी आप मार दें, ईरान का रिजीम जो चेंज की दिशा में काम है वो होता नहीं दिख रहा है। तो मिशन का जो एक अल्टीमेट कहा जा रहा ऑब्जेक्टिव कि इजराइल को सुरक्षित करने के साथ साथ अमेरिका की निगाह ईरान के व्यापक, जो उसके पास तेल का भंडार है, दुनिया का सबसे बड़ा जो गैस भंडार है रास लफान, जिसे कतर और ईरान साझा रूप से शेयर करते हैं, इन सब पे कब्जा करके तेल की दुनिया पे पूर्ण नियंत्रण करना। क्यों? रूस के अलावा आप देखिए कि ईरान को यदि छोड़ दें तो दुनिया के सारे महत्वपूर्ण तेल भंडार अमेरिका के नियंत्रण में है, या अमेरिका के हिसाब से वहां उत्पादन से लेकर वितरण से गतिविधियां चलती है। तो यह जो था कि रिजीम चेंज करके इजराइल के साथ ईरान की मजबूत दोस्ती एस्टेब्लिश करना, ऐसी गवर्नमेंट यहां बिठाना, ऐसी सरकार बनवाना, और ईरान के इस महत्वपूर्ण ऑयल रिसोर्स का अमेरिका लाभ ले सके, अमेरिकन इंटरेस्ट में उसे ऑपरेट किया जा सके, और इसके माध्यम से वो चीन की भी घेराबंदी कर सकता है। क्योंकि दुनिया में 2 ही मुख्य देश हैं जो अपने उत्पादन का लगभग कहिए कि ईरान अपने प्रेजेंट प्रोडक्शन का 90% के आसपास चीन को एक्सपोर्ट करता है, और वेनेजुएला भी अपने उत्पादन का 90% के आसपास एक्सपोर्ट करता है। वैसे वेनेजुएला का जो क्रूड है वो उस तरह बहुत रिफाइंड क्वालिटी का नहीं है, उसका इस्तेमाल पेट्रोल में या फाइन फ्यूल में आसानी से नहीं हो सकता है, तो बहुत भारी है वेनेजुएला का वो। लेकिन वेनेजुएला में रिजीम चेंज करके वेनेजुएला के अंदर जो रिसोर्स है, ऑयल रिसोर्स है, उस पे अमेरिका का कब्जा हो चुका है, या अमेरिकन कंपनीज अब अपने हिसाब से उसको चलाएगी, और अमेरिका तय करेगा कि वेनेजुएला अब किसे तेल बेचेगा। तो चीन को डायरेक्ट हिट वेनेजुएला से कर दिया गया। अब यदि ईरान को भी इसी तरह अमेरिका अपने कंट्रोल में ले आ पाता, तो ईरान जो अपने प्रेजेंट एक्सपोर्ट का 90% के आसपास चीन को एक्सपोर्ट करता है, उसको अमेरिका रेगुलेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि चीन वेनेजुएला से भी और ईरान से भी, वेनेजुएला को $100 बिलियन का उधार देके निकोलस मादुरो से कहा जा रहा है कि $20 प्रति बैरल सस्ता तेल चीन ले रहा था, जिसका फायदा चीन के एक्सपोर्ट से लेके पूरी इकोनॉमी को मिल रहा था, वह अमेरिका ने कंट्रोल कर लिया। यदि यह डिस्काउंटेड जो तेल का व्यापार है ईरान का और चीन का, उसे भी अमेरिका यदि रिजीम चेंज के माध्यम से कंट्रोल कर लेता, तो अमेरिका का जो मिशन पेट्रोलियम है या मिशन क्रूड ऑयल है, मिशन जो उसका गैस मिशन है, वो पूरा हो जाता। और चीन की जो घेराबंदी करने का अमेरिका का जो योजना है, अमेरिका सिर्फ ईरान को अटैक नहीं कर रहा था, उसके एक साथ मल्टी टारगेट थे। ट्रंप जितने बड़बोले हों, वो बहुत सारे लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन इसमें 2 हिडन एजेंडा, या कहिए कि 2 एजेंडा स्पष्ट था। एक, इजराइल को वेस्ट एशिया में सुरक्षित करना, वेस्ट एशिया में बाकी सारे देशों से वह इजराइल को सुरक्षित कर चुका है, या इजराइल संधि समझौते से खुद को सुरक्षित कर चुका है। अब जो उसको इजराइल को इमिनेंट डेंजर था वो ईरान से था। वह आपने उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करके दशकों के लिए आपने उस खतरे को टाल दिया है।
अब यदि रिजीम चेंज भी हो जाता तो जो दूसरा उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि चीन को सस्ता तेल का जो एक्सपोर्ट है उस पे अमेरिका कंट्रोल लगाए और वो उस पे एक तरह से कहिए नियंत्रण लगाए, यह होता नहीं दिख रहा है। रिजीम चेंज सारे एफर्ट के बाद, सारे महत्वपूर्ण सैन्य कमांडरों को मारने के बाद, नेताओं की हत्या के बाद भी रिजीम चेंज नहीं होता दिख रहा है और जनता उस तरह सत्ता के विरुद्ध रोड्स पे आंदोलन में नहीं आ रही है, बल्कि सरकार के इस संघर्ष के समर्थन में, चाहे चीन के इन्फ्लुएंस में हो या चीन से मिल रहे धन से हो या ईरान के इंटेलिजेंस सिस्टम, वहाँ का पुलिस सिस्टम, आर्मी या जो उसकी IRIG है, उन सब के माध्यम से जनता को मजबूर किया जा रहा हो कि वह रिजीम के समर्थन में आए। तो रिजीम के समर्थन में अधिक लोग दिख रहे हैं, विरोध वाले लोग घरों में बंद हैं। ऐसे में रिजीम चेंज होता नहीं दिख रहा, बाकी उद्देश्य हासिल हो चुके हैं। इसलिए अमेरिका को लगता है कि अब वह अपनी परिणति तक पहुंच चुका है, वह संघर्ष, इसलिए वह युद्ध से बाहर निकलना चाहता है। थैंक यू।